एआई प्रोजेक्ट साइकिल को समझने के पहले आइए देखते हैं एक कॉमन एग्जांपल। मान लीजिए कि आपको अपनी मम्मी के लिए ग्रीटिंग कार्ड बनाना है, तो आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे। तो देखते हैं कि इस काम के लिए हमें क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले हम प्लानिंग करेंगे और इंटरनेट में अलग अलग डिज़ाइन से आइडियाज़ लेंगे या अपने किसी दोस्त से डिस्कस करेंगे। एआई प्रोजेक्ट साइकिल में इस स्टेज को प्रॉब्लम स्कोपिंग कहते हैं। एक बार जब डिज़ाइन डिसाइड हो जाए तो हमें कार्ड को बनाने के लिए मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए ये चेक करना पड़ेगा कि हमारे पास क्या उपलब्ध है और क्या नहीं। जो नहीं है उसे स्टेशनरी शॉप से ले आएंगे। इस स्टेज को डाटा एक्विजिशन कहते हैं। एक बार सब मटेरियल आ जाए तो उनकी जांच होगी और देखना पड़ेगा सारे मटेरियल्स ठीक ठाक है कि नहीं और कौन सा पेपर या मटेरियल कहाँ यूज़ हो सकता है। इसको एआई की भाषा में डाटा एक्सप्लोरेशन कहेंगे। एक बार सब चीज़ें कंफर्म हो जाए तो कार्ड मेकिंग शुरू करेंगे, यानी मॉडलिंग। और जब कंप्लीट हो जाएगा तो मॉम को कार्ड प्रेजेंट करेंगे। इसको डिप्लॉयमेंट स्टेज मान सकते हैं। इसी प्रकार से किसी एआई प्रोजेक्ट को करने के लिए हमें अपने टास्क को डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड करना पड़ता है। पहला स्टेज है प्रॉब्लम स्कोपिंग। स्कोपिंग शब्द का अर्थ है किसी चीज़ को बहुत पास से देखना या जूम करके देखना, ताकि डिटेल स्टडी यानी विस्तार से अध्ययन किया जा सके। प्रॉब्लम स्कोपिंग का मतलब होता है कि प्रॉब्लम को पहचानना और उसको अलग करके देखना, ताकि एक बार में एक प्रॉब्लम को ही टारगेट किया जा सके। देखा जाए तो हम सभी प्रॉब्लम्स यानी समस्याओं से घिरे हुए हैं। कुछ प्रॉब्लम व्यक्ति विशेष तक सीमित होते हैं, तो कुछ सोसाइटी या कॉलोनी से संबंधित हो सकते हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम्स पूरे विश्व से संबंधित होते हैं, जैसे भुखमरी या गरीबी की समस्या। इस तरह के समस्याओं को हटाने के लिए यूएन ने 17 गोल्स डिसाइड किए हैं, जिनको एसडीजी या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के नाम से जाना जाता है। तो अगर हम कोई एआई प्रोजेक्ट डेवलप करने की सोच रहे हैं तो हम अपने प्रोजेक्ट का गोल इन एसडीजीज में से सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रॉब्लम स्कोपिंग यानी एक प्रकार से प्रॉब्लम की तहकीकात करना कोई सरल कार्य नहीं है, क्योंकि हमें प्रॉब्लम के तह तक पहुंचकर इसको समझना पड़ता है, ताकि प्रोजेक्ट पे काम करते वक्त सारे टीम मेंबर्स को पूरी पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। इसके लिए 4W प्रॉब्लम कैनवस का प्रयोग किया जाता है। 4W प्रॉब्लम कैनवस को हम किसी प्रॉब्लम को समझने के लिए रूल्स मान सकते हैं, जो कि समस्याओं के मुख्य पहलुओं को पहचानने में मदद करता है। पहला W है हु, यानी कौन। कौन इन समस्याओं का सामना कर रहा है और ये किन किन लोगों को प्रभावित कर रहा है। व्हाट, इस प्रॉब्लम का नेचर क्या है। इसमें हम अपनी प्रॉब्लम को टू द पॉइंट्स समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि नेटवर्क इशू या फूड वेस्टेज इशू एट्सेट्रा। वेयर मतलब कहाँ, यानी ये प्रॉब्लम कहाँ या किस सिचुएशन में आता है। वाई, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना क्यों ज़रूरी है और इससे किन किन लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा और सोसाइटी और एनवायरनमेंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा। एक बार चारों डब्ल्यूज़ पे काम हो जाने के बाद इन्हें प्रॉपर फॉर्मेट पे समराइज करके रखा जाता है, जिसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्शन और उसका प्रपोज सॉल्यूशन यानी प्रस्तावित समाधान होता है। डाटा एक्विजिशन। एक्विजिशन का शाब्दिक अर्थ है अधिग्रहण, यानी अपने अधिकार में लेना या प्राप्त करना। इस स्टेज में हम अपने एआई सिस्टम को ट्रेन करने के लिए डाटा एक्वायर करते हैं, क्योंकि एआई सिस्टम डाटा के माध्यम से ही सीखता है। डाटा इन्फॉर्मेशन का एक छोटा सा पार्ट होता है जो कि किसी फैक्ट को रिप्रेजेंट करता है, जिसको एनालाइज करके हम कई प्रकार के डिसीजंस ले सकते हैं या फ्यूचर का पूर्व अनुमान लगा सकते हैं। एआई सिस्टम से यही काम करवाने के लिए उसे पहले ट्रेंड करना पड़ता है, जिसके लिए बहुत सारा डाटा की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम बनाना चाहते हैं जो कि नमी, तापमान और हवा की दिशा और रफ्तार के आधार पर बारिश का प्रेडिक्शन कर सके, तो पहले हमें पिछले कई सालों का डाटा सिस्टम को देना पड़ेगा, ताकि सिस्टम उनको समझ सके। एक बार ट्रेंड या प्रशिक्षित हो जाने पर एआई सिस्टम रेनफॉल के बारे में आसानी से प्रिडिक्ट कर पाएगा। जिस डाटा सेट का यूज़ करके हम सिस्टम को ट्रेन करते हैं उसे ट्रेनिंग डाटा कहते हैं, और जिस अलग डाटा से हम सिस्टम को चेक या टेस्ट करते हैं कि वो सही से काम कर रहा है कि नहीं, उसे टेस्टिंग डाटा कहते हैं। किसी भी एआई प्रोजेक्ट के लिए ये ट्रेनिंग डाटा बहुत ही अहम भूमिका निभाता है, इसलिए यह डाटा विश्वसनीय और प्रॉब्लम से संबंधित ही होना चाहिए। डाटा फीचर्स। एक बार डाटा एक्वायर करने के बाद
पूरा रॉ डाटा एआई सिस्टम को नहीं दिया जाता, बल्कि उसमें से उस इंफॉर्मेशन को निकाला जाता है जिसको एआई सिस्टम प्रोसेस करेगा। इस इंफॉर्मेशन को डाटा फीचर कहते हैं। पिछले एग्जाम्पल्स में वर्षा की मात्रा, वातावरण में नमी की प्रतिशत एट्सेट्रा डाटा फीचर्स हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी स्टूडेंट के एज और आईक्यू का रिलेशन निकालना चाहते हैं तो स्टूडेंट का कंप्लीट रिकॉर्ड एक डाटा होगा, मगर उसका डेट ऑफ बर्थ और आईक्यू लेवल डाटा फीचर्स। अब देखते हैं कि यह डाटा कहाँ से मिल सकता है। डाटा हम सर्वे कराकर प्राप्त कर सकते हैं। वेब स्क्रैपिंग का मतलब होता है अलग अलग वेबसाइट से किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से डाटा निकाल लेना। सेंसर्स वो डिवाइस होते हैं जो एनवायरनमेंट से इनपुट लेते हैं और उस डाटा को रिकॉर्ड करते हैं, जैसे कि पोल्यूशन लेवल, टेम्परेचर, लाइट, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड जैसे गाड़ियों की स्पीड चेक करने वाली डिवाइस एट्सेट्रा। इनसे भी डाटा लिया जा सकता है। एपीआई का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, जिनके द्वारा अलग अलग सॉफ्टवेयर्स या सिस्टम के बीच में डाटा का ट्रांसमिशन होता है। डाटा एक्वायर करते वक्त ये बात ध्यान रखने वाली होती है कि हम किसी भी रैंडम वेबसाइट से डाटा ना लें, बल्कि ऑथेंटिक वेबसाइट से लें, और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि हम किसी की पर्सनल या अनऑथराइज्ड डाटा को ना लें। इस काम के लिए हम गवर्नमेंट द्वारा दिए गए पोर्टल्स जैसे कि data.gov.in, india.gov.in का इस्तेमाल कर सकते हैं। डाटा एक्सप्लोरेशन का मतलब डाटा की जांच करना। पिछले स्टेजेस में हम लोगों ने गोल सेट किया और उसके लिए डाटा भी एक्वायर किया। आपने देखा कि डाटा कई प्रकार के हो सकते हैं और इसलिए बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसलिए उसको समझने के लिए उसमें पैटर्न ढूंढना पड़ता है, तभी उस डाटा के बारे में एक आइडिया लगता है। ये ठीक उसी प्रकार से है कि जब हम लाइब्रेरी में जाते हैं और कोई भी किताब उठाते हैं तो उस किताब के बारे में जानने के लिए हम उसके कुछ पन्ने पलटते हैं और पीछे लिखे हुए डिस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं। इससे हम उस किताब के बारे में एक आइडिया लगाते हैं और हम ये तय करते हैं कि हमें वो किताब पढ़नी है या नहीं। इसी प्रकार से डाटा को भी एनालाइज करने के लिए हमें डाटा को ऐसे फॉर्मेट में बदलना होता है जिसको आसानी से समझा जा सके, जैसे कि ग्राफिक या चार्ट में बदलना। जब हम ऐसा करते हैं तो हमें एक झलक में डाटा के ट्रेंड, जिसको रुझान या झुकाव भी कहा जाता है, और डाटा के आपस में क्या संबंध है इसके बारे में पता चलता है। इससे हमें ये स्ट्रैटेजी बनाने में भी मदद मिलती है कि आगे हमें कौन सा एआई मॉडल पे काम करना होगा जो कि हमारे डाटा के लिए परफेक्ट हो। एक बार डाटा को समझने के बाद हम दूसरों को भी उसके बारे में आसानी से समझा सकते हैं। यानी डाटा एक्सप्लोरेशन से हम डाटा सेट को गहराई से समझते हैं, जिससे हम आसानी से बाद में यूज़ कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन ढूंढ सकते हैं। ये कुछ डाटा विजुअलाइजेशन टूल्स हैं जिसको डाटा एक्सप्लोरेशन स्टेज में यूज़ किया जाता है, जैसे कि टैबल्यू, क्यूलिक व्यू, MS एक्सेल आदि। मॉडलिंग। डाटा एक्सप्लोरेशन द्वारा हम डाटा को विजुअल फॉर्म में देख सकते हैं, जिससे हमें डाटा के अलग अलग मापदंडों यानी पैरामीटर्स के बारे में पता चलता है। मगर ये चित्रात्मक तरीका हम इंसानों के लिए है, ना कि मशीन्स के लिए। मशीन को तो डाटा बिल्कुल बेसिक फॉर्म में चाहिए, यानी 0 और 1 के फॉर्म में, और जब मशीन्स को डाटा में ट्रेंड या पैटर्न को ढूंढना होता है तो डाटा को आंकड़ों या न्यूमेरिक फॉर्म में देखता है। इसका मतलब ये हुआ कि मॉडलिंग स्टेज में हम डाटा को ग्राफिकली नहीं बल्कि मैथमेटिकली एनालाइज करने का तरीका ढूंढते हैं। इस स्टेज में हम अलग अलग एल्गोरिथम्स को भी कंपेयर करते हैं। एआई मॉडल को हम दो भागों में बांट सकते हैं, रूल बेस्ड या लर्निंग बेस्ड। रूल बेस्ड मतलब दिए गए नियमों के अनुसार, और लर्निंग बेस्ड मतलब मॉडल खुद सीखकर कार्य को करेगा। यानी मशीन लर्निंग बेस्ड होता है और इसके 3 प्रकार होते हैं, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज्ड एंड रीइंफोर्समेंट। आइए पहले रूल बेस्ड अप्रोच को समझते हैं। इसमें मॉडल में डेवलपर पहले से ही कुछ रूल्स फीड कर देता है, जिसको फॉलो करके मॉडल सारे कार्य को करता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ऐसा डाटा सेट है जो कि ये बताएगा कि किस कंडीशन में हाथियों को देखा जा सकता है, और ये इन 4 बातों पर निर्भर है: बाहर का मौसम, तापमान, ह्यूमिडिटी और कितनी हवा चल रही है। एक बार इन सारे पहलुओं को देखकर हम मशीन को वो सारे पॉसिबिलिटीज़ या संभावनाएं बता देते हैं जिसमें हाथी देखे जा सकते हैं, और फिर मशीन को उन्हीं पैरामीटर से टेस्ट करते हैं। इसको रूल बेस्ड अप्रोच बोलते हैं, क्योंकि हम डाटा के साथ साथ रूल्स भी फीड कर देते हैं। इस प्रोसेस में कमी ये है कि इसमें लर्निंग एक जगह पे रुक जाती है। अगर उसको सिखाए गए पैरामीटर्स के अलावा कुछ और दिया जाए तो मशीन फेल हो जाएगा और वो अपनी गलती से कुछ नहीं सीखेगा। इसलिए मशीन लर्निंग को इंट्रोड्यूस किया जाता है ताकि मॉडल अपने आप को डाटा के साथ अपडेट कर सके और न्यू रूल्स बना सके।
लर्निंग बेस्ड अप्रोच में एआई सिस्टम दिए हुए डाटा को एनालाइज करके अपने आप मॉडल डिज़ाइन करता है, जो कि डाटा के साथ साथ बदल भी सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मशीन को मान लीजिए एक्स टाइप के डाटा से ट्रेन किया गया है और बाद में उसे वाई टाइप डाटा मिले, तो वो उसको भी एनालाइज करने के लिए अपने आप को अपडेट कर लेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने मशीन को 100 इमेजेस सेब के और 100 इमेजेस केले के दिए हैं और सारे फोटोग्राफ्स के साथ उनके नाम यानी लेबल भी दिया है, तो एआई मॉडल इस डाटा सेट से ट्रेन होगा और नए इमेजेस को पहचान के बता पाएगा कि ये एप्पल है, ये बनाना। एक बार ट्रेनिंग देने के बाद उसको टेस्टिंग डाटा से टेस्ट किया जाएगा, जो कि पहले दिखाए गए इमेजेस से अलग होंगे। मशीन लर्निंग द्वारा वो नए इमेजेस में भी पैटर्न चेक करके बता पाएगा कि उसको किस चीज़ का इमेज दिखाया गया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मशीन लर्निंग मॉडल में गतिशीलता या परिवर्तनशीलता प्रदान करता है। लर्निंग बेस्ड अप्रोच 3 प्रकार के होते हैं: सुपरवाइज, अनसुपरवाइज एंड रीइंफोर्समेंट। सुपरवाइज लर्निंग में जो डाटा का सेट हम मशीन को देते हैं वो लेबल्ड होता है, यानी कि हम उस डाटा का नाम भी बताते हैं। इस ट्रेनिंग के दौरान जो व्यक्ति मशीन को ट्रेन कर रहा होता है उसे डाटा के बारे में पता होता है, तभी वो डाटा को लेबल कर पाता है। जैसे एग्ज़ाम्स में स्टूडेंट्स को मार्क्स के हिसाब से ग्रेड्स मिलते हैं, ये ग्रेड्स ही मार्क्स डाटा का लेबल होता है। सुपरवाइज लर्निंग मॉडल भी 2 प्रकार के होते हैं: क्लासिफिकेशन मॉडल एंड रिग्रेशन मॉडल। क्लासिफिकेशन मॉडल में सिस्टम डाटा को 2 या अधिक कैटेगरीज में डिवाइड करता है, जैसे मार्क्स के आधार पर ग्रेडिंग प्रोवाइड करना। ये मॉडल डिस्क्रीट डाटा सेट पर काम करते हैं, यानी ऐसा डाटा जो एक दूसरे से अलग होते हैं। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि यहाँ 2 भिन्न प्रकार के ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्हें 2 ग्रुप में बांटा गया है। रिग्रेशन का प्रयोग पूर्व अनुमान और 2 वेरिएबल्स के बीच में क्या संबंध है ये पता करने के लिए किया जाता है। रिग्रेशन कॉन्टिन्यूस डाटा पे वर्क करता है, जिसमें 2 वैल्यूज़ के बीच में अनगिनत वैल्यूज़ हो सकती हैं, जैसे कि न्यूमेरिक डाटा, टाइम पीरियड, टेम्परेचर वगैरह। इसका इस्तेमाल प्रेडिक्शन के लिए किया जाता है। जैसे अगर हम ये जानना चाहें कि 5 साल बाद किसी वस्तु का मूल्य या किसी की सैलरी कितनी होगी, तो हम बीते वर्षों की महंगाई दर और सैलरी इंक्रीमेंट रेट को मॉडल में फीड करके उसे ट्रेन कर सकते हैं। इसमें जो डाटा हम मॉडल में फीड करते हैं उसका टाइप कॉन्टिन्यूअस होता है। अनसुपरवाइज लर्निंग मॉडल उन डाटा पे काम करता है जिनके बारे में डेवलपर या यूज़र को पहले से नहीं पता होता है, इसलिए उनकी लेबलिंग भी नहीं की जा सकती। इस प्रकार के मॉडल का इस्तेमाल डाटा में रिलेशनशिप या पैटर्न्स ढूंढने के लिए किए जाते हैं, ताकि यूज़र्स को उस डाटा के खास फीचर के बारे में जानकारी मिल सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम 1000 कुत्ते या बिल्ली के इमेजेस में कोई पैटर्न ढूंढना चाहें कि आखिर दोनों एक दूसरे से क्यों अलग दिखते हैं, तो हम इसे अनसुपरवाइज लर्निंग मॉडल में डालकर चेक कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एआई मॉडल कोई ऐसी खास कैरेक्टरिस्टिक्स बताए जो कि हमारे लिए ढूंढ पाना असंभव हो। अनसुपरवाइज लर्निंग द्वारा कस्टमर्स के परचेजिंग हैबिट्स को स्टडी करके ये प्रेडिक्शन किया जा सकता है कि वो क्या खरीद सकता है और क्या नहीं। अनसुपरवाइज लर्निंग के भी 2 मॉडल्स होते हैं: क्लस्टरिंग एंड डायमेंशनलिटी रिडक्शन। क्लस्टरिंग यानी एक साथ समूह में रखना। इसमें एआई मॉडल दिए गए बेनाम डाटा में कोई पैटर्न या कॉमन फीचर के आधार पर ग्रुप बनाता है। ये पैटर्न्स कॉमन हो सकते हैं जिनके बारे में डेवलपर को पहले से जानकारी हो, या एआई सिस्टम कोई नया पैटर्न उनमें पाए और उस आधार पर क्लस्टरिंग करे। डायमेंशनलिटी रिडक्शन मतलब होता है डाटा की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को कम करना, जैसे 3D को 2D में बदलना। ऐसा करने से डाटा से कुछ इन्फॉर्मेशन तो कम हो जाती है, मगर उसको इंटरप्रेट करना या समझना आसान हो जाता है। ऐसा माना गया है कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में जो शब्द का प्रयोग होता है उसमें कई डायमेंशन होते हैं, जैसे कि सेंटेंस, ग्रामर, किस संदर्भ में बात हो रही है, किस सवाल के जवाब में वो शब्द आ रहा है, एट्सेट्रा। इसलिए इनको विजुलाइज करना आसान नहीं होता, इसलिए इसमें डायमेंशनलिटी रिडक्शन एल्गोरिदम का प्रयोग होता है। एसोसिएशन का मतलब होता है कनेक्ट करना या जोड़ना। इंटरनेट पे ऑनलाइन शॉपिंग साइट से परचेज करते वक्त आपने कई बार देखा होगा ये मैसेज: कस्टमर हु बॉट दिस प्रोडक्ट ऑल्सो ब्रॉट द फॉलोइंग प्रोडक्ट। यानी जिन लोगों ने ये प्रोडक्ट परचेज़ किया है उन्होंने साथ साथ और कौन से प्रोडक्ट खरीदे हैं। ये कनेक्शन अनसुपरवाइज लर्निंग द्वारा अलग अलग प्रोडक्ट्स के बीच में क्रिएट किया जाता है और कस्टमर्स को परचेजिंग के और ऑप्शंस दिए जाते हैं। एसोसिएशन में एक डाटा दूसरे डाटा पर किस तरह डिपेंडेंट है ये पता लगा के दोनों को एक दूसरे के साथ प्रेजेंट किया जाता है।
ताकि सही कस्टमर्स को सही प्रोडक्ट्स दिखे और प्रॉफिट बढ़े। इस पिक्चर में आप क्लस्टरिंग और एसोसिएशन को कंपेयर कर सकते हैं। क्लस्टरिंग में कस्टमर्स को उनके परचेजिंग को देखते हुए ग्रुप किया जाता है, जबकि एसोसिएशन में प्रोडक्ट्स के बीच का कनेक्शन को देखते हुए उन्हें एक दूसरे के साथ एसोसिएट किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, शूज़ के साथ पॉलिश और ब्रश का एसोसिएशन हो सकता है, मगर ब्रश के साथ शूज़ का नहीं। रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है प्रोत्साहित करके किसी को सिखाना या सुधारना। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में सिस्टम को सही कार्य के लिए रिवार्ड या इनाम मिलता है और गलती के लिए सज़ा। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में जो एआई मॉडल होता है उसको एजेंट कहा जाता है। ये अपने कार्य क्षेत्र को देखकर समझता है, फिर कौन सा एक्शन लेना है डिसाइड करता है और अपनी एक्शन की सफलता या गलतियों से सीखता है। ये कार्टून तीनों प्रकार की लर्निंग को समझने में मदद करेगा। पहली बिल्ली, जो कि सुपरवाइज लर्निंग मॉडल है, कह रही है कि मुझे बहुत डाटा और डाटा का लेबल दिया गया है मेरे समझने के लिए। दूसरी कह रही है कि कम से कम तुम्हें आंसर तो पता था, यानी उसको तो वो भी नहीं पता था। और थर्ड, जो कि रेनफोर्समेंट लर्निंग मॉडल है, कह रही है कि तुम लोगों को ये तो पता था क्या करना है और तुम लोगों को पनिश भी नहीं किया जाता। यानी रेनफोर्समेंट वाली बिल्ली सबसे ज़्यादा दुखी है, क्योंकि पूरा काम इसे स्वयं करना पड़ता है। फिफ्थ स्टेज है इवैल्यूएशन, यानी अब सिस्टम को टेस्टिंग करने की बारी। एक बार मॉडल की ट्रेनिंग हो जाने पर उसकी टेस्टिंग की जाती है, ताकि उस मॉडल को प्रयोग में लाया जा सके। इसलिए मॉडल को टेस्टिंग डाटा के द्वारा टेस्ट किया जाता है, जिसको डाटा एक्विजिशन के वक्त पहले ही सेपरेट कर दिया गया था, और फिर मॉडल की गुणवत्ता या एफिशिएंसी जांची जाती है। इसके लिए ये 4 फैक्टर्स या पैरामीटर्स को देखा जाता है। नंबर 1, एक्यूरेसी, कितना प्रतिशत मॉडल सही प्रेडिक्शन करता है। प्रेसिशन, जो भी प्रेडिक्शन कर रहा है वो एक्चुअल के कितने करीब है। अगर मॉडल ने 2 बजे बरसात का प्रेडिक्शन किया है तो एक्चुअल टाइम के कितने करीब है। रिकॉल, रिकॉल रेशियो होता है करेक्ट प्रेडिक्शंस और टोटल प्रेडिक्शंस के बीच में। जैसे 10 प्रेडिक्शन में 7 बार सही होने का रिकॉल होगा 0.7। F1 स्कोर, F1 स्कोर प्रेसिशन और रिकॉल दोनों को कैलकुलेट करके निकाला जाता है कि सिस्टम का स्कोर अच्छा है या बुरा। इसको हम फाइनल रिजल्ट मान सकते हैं। प्रोजेक्ट साइकिल के बाद अब समझते हैं न्यूरल नेटवर्क्स। न्यूरल नेटवर्क्स, जिसको आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स भी कहा जाता है, एक्चुअली में ये मशीन लर्निंग का एडवांस रूप होता है और डीप लर्निंग में सहायक होता है। इसका मतलब ये हुआ कि डीप लर्निंग एल्गोरिथम बनाने के लिए NN की ज़रूरत पड़ती है। इनके नेम और स्ट्रक्चर मनुष्य के दिमाग से प्रेरित होकर बनाया गया है, और इसके अंदर सिग्नल्स एक नोड से दूसरे नोड तक वैसे ही पहुंचता है जैसे कि हमारे दिमाग में सिग्नल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक। न्यूरल नेटवर्क का जो डिज़ाइन है वो मनुष्य के दिमाग की संरचना के आधार पर क्रिएट किया गया है, जो कि थोड़ा बहुत देखने और कार्य करने में हमारे ब्रेन से मिलता जुलता है, मगर एग्जैक्टली नहीं। इसलिए इसे लूजली मॉडल कहा जाता है। न्यूरल नेटवर्क की खास बात यह है कि डाटा से फीचर्स ये खुद एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और इसे किसी यूज़र या प्रोग्रामर की ज़रूरत नहीं पड़ती। न्यूरल नेटवर्क एक प्रकार से मशीन लर्निंग सिस्टम्स का कलेक्शन है, जो एक साथ मिलकर किसी एक काम को करते हैं। ये वहाँ पे ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होते हैं जहाँ डाटा सेट बहुत बड़ा है, जैसे कि इमेजेस, वीडियोज़ एट्सेट्रा। इस ग्राफ के माध्यम से आप ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे डाटा सेट बढ़ता है, लार्ज न्यूरल नेटवर्क की परफॉर्मेंस बेहतर होती चली जाती है, जबकि नॉर्मल मशीन लर्निंग मॉडल्स की परफॉर्मेंस एक लेवल पे जाके रुक जाती है। ये इमेज दिखा रहा है कि न्यूरल नेटवर्क कैसे काम करता है। न्यूरल नेटवर्क कई लेयर्स में बटा होता है और हर लेयर अलग अलग ब्लॉक्स में बटा होता है, जिसे नोड्स कहते हैं। नोड्स को आप प्रोसेसिंग यूनिट समझ सकते हैं, जो कि मशीन लर्निंग पे बेस्ड होते हैं। हर नोड का अपना एक खास कार्य होता है और इसको करने के बाद वो उसे दूसरे लेयर पे भेज देता है। न्यूरल नेटवर्क का पहला लेयर इनपुट लेयर होता है, जिसका काम डाटा को प्राप्त करके न्यूरल नेटवर्क को देना होता है, और इसमें कोई प्रोसेसिंग नहीं होती। इसके बाद वाले लेयर्स में प्रोसेसिंग होती है, मगर प्रोसेसिंग करने के तरीका सिस्टम खुद बनाता है, इसलिए इन्हें हिडन लेयर्स कहा जाता है। इन हिडन लेयर्स के हर नोड की अपनी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम होती है, जिसको वो उन डाटा पे अप्लाई करता है जो कि इनपुट लेयर से प्राप्त हुई है। ये हिडन लेयर्स कई हो सकते हैं, और ये इस बात पर निर्भर करता है कि जो काम होना है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी या जटिलता कितनी है।
जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी उतनी प्रोसेसिंग और उतने लेयर्स। हर लेयर में नोड्स की संख्या भी अलग अलग हो सकती है। इनपुट एंड आउटपुट लेयर पे कोई प्रोसेसिंग नहीं होती और ये केवल यूज़र से डाटा लेने और उसको इन्फॉर्मेशन देने का काम करता है। तो आखिर में न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में ये मेन पॉइंट्स याद रखिए। ये ह्यूमन ब्रेन और नर्वस सिस्टम को लूजली मॉडल या कॉपी करता है। ये डाटा से फीचर्स ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे फेस लॉक सिस्टम में चेहरे से उसका साइज़, स्किन कलर, टेक्सचर एट्सेट्रा। हर न्यूरल नेटवर्क का नोड एक प्रकार से मशीन लर्निंग एल्गोरिदम ही है और इसका लाभ किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में तब मिलता है जब इसको प्रोसेस करने के लिए बहुत ज़्यादा डाटा सेट दिया जाए। दैट्स ऑल फॉर प्रोजेक्ट साइकिल एंड न्यूरल नेटवर्क। ऑल द बेस्ट।